हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट एनसीईआरटी फिफ्थ स्टैंडर्ड जो ईवीएस पेपर 1 होता है सीटेट का, उसके 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तीनों भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएंगी उन वीडियोज़ की। थर्ड चैप्टर है हमारा फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फोर्थ है मैंगोज राउंड द ईयर। फिफ्थ है सीड्स एंड सीड्स। तो ये तीनों भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। सबसे पहले जो यहाँ पे इस चैप्टर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है वो है टेस्ट बर्ड्स। इस पर हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, हमारी टंग पे होते हैं ये, ठीक है। और टंग जो है हमारा जो है सेंस ऑर्गन है, सभी को पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। तो टंग में ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से टेस्ट पता होंगे आपको, जो है स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर एंड सेवरी, ठीक है। तो ये बम्स आपको दिख रहे हैं, टंग पे बने हुए छोटे छोटे उभरे हुए दाने जैसे दिख रहे हैं, वो है हमारे टेस्ट। यहाँ पे आपसे टंग का पोजीशन पूछ लेता है, आपको कौन सा टेस्ट कहाँ आता है जबान पे। तो सबसे टॉप पे जो है आपको टिप पे टंग के स्वीट टेस्ट आता है, उसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट में सॉल्टी टेस्ट आता है, उसके जस्ट अगर आप ऊपर जाए मिडिल सेंटर में लेफ्ट एंड राइट में आपको सॉर टेस्ट आएगा, और सबसे बैक में या पीछे की तरफ जबान के बिटर या करवा टेस्ट हमको आता है। ये आपको पता होना चाहिए, इनका लोकेशन पूछ लेता है एग्जाम में कि स्वीट टेस्ट कहाँ आएगा टंग का, सॉल्टी टेस्ट कहाँ आएगा, सोर टेस्ट कहाँ आएगा या बिटर टेस्ट कहाँ आएगा। तो यहाँ आपको याद रखना, एकदम टॉप टिप पे स्वीट टेस्ट आता है और बैक में बिटर रहता है, लेफ्ट एंड राइट में आपका सॉल्टी रहता है, और उसके ऊपर जो लेफ्ट एंड राइट है उसमें आपका सोर टेस्ट रहता है। तो आपको ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फूड हमारा माउथ से एंटर होता है, तो सबसे पहले जो टीथ है वो हेल्प करते हैं चबाने के लिए, है ना। तो ये टीथ्स जो है चीव करते हैं फूड को, और उसमें सलाइवा मिक्स होता है, और हमारा फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन पेट में जाके नहीं होगा, मुंह से ही, यानी जैसे हम निवाला मुंह में रखते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो सलाइवा है ना, वो हमें फूड को निगलने में भी, हमें जो स्वेलो करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। प्लस सलाइवा अगर ना रहे तो हमें टेस्ट भी नहीं आ सकता, यानी अगर हमारी टंग ड्राई है, जबान ड्राई है, अगर हम उसे कोई कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं और फिर हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब सलाइवा मिक्स होता है हमारा, तभी हमें खाने का मज़ा आता है, ठीक है। तो जब हम फूड अपने मुंह में लेते हैं तो सलाइवा सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमारा सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो डाइजेस्टिव जूसेस जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। ये सारे जो फंक्शंस है सलाइवा के, लुआब के हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम निवाला मुंह में रखते हैं वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जब वो सलाइवा में मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा में भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। और आर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस टू गेट कंप्लीट टेस्ट ऑफ आर फूड। तो जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, वो भी हमको हेल्प करता है टेस्ट करने के लिए फूड को। तभी आपने देखा होगा जब आपको सर्दी खांसी होती है तो ये ब्लॉक हो जाता है हमारा नोज, तो हमें चीज़ों का टेस्ट नहीं आता है ना, टेस्ट ही नहीं लगता है फूड। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा जो स्मेल है, नोज है जो हमारी, वो बंद हो जाती है जब हमें सर्दी खांसी होती है। तो उसका भी कनेक्शन है, ये भी आप याद रखोगे। प्लस आपकी ड्राई अगर टंग है तो भी आपको टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट कब आता है? जब हमारा फूड सलाइवा से मिक्स होता है। प्लस आपको लोकेशन याद रखना है कि टॉप पे, टिप पे हमारी टंग की स्वीट टेस्ट आता है, बैक साइड पे बिटर का टेस्ट आता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्ट और सॉल्टी और सोर टेस्ट आता है, यानी नमकीन और खारा, ठीक है। जर्नी ऑफ फूड, तो फूड हमारा माउथ से एंटर हुआ, हमने उसको टेस्ट किया, है ना, सलाइवा ने
टेस्ट बर्ड्स ने टंग के हेल्प किया हमको उसको टेस्ट करने में, चीव किया हमने, चबाया दांतों से। फिर स्टमक में गया हमारा फूड सेकेंड पॉइंट में, फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, फूड पाइप आप देख सकते हो। फिर स्टमक में जाके चर्न होगा फूड, फिर फूड गिव्स अस एनर्जी, अब यहाँ पे चर्निंग होगी फूड की, वहाँ से हमको एनर्जी मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो है डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करते हुए वो वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टोरी है किसकी, मार्टिन की, जो सोल्जर था जिसको गोली लग गई थी और डॉक्टर बीमॉन्ट ने उसके स्टमक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था कि क्या हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, होल बना के देखा था उन्होंने। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि जो हमारा फूड है वो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। यहाँ पे देखिए आप, ग्रीन कलर का टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अनबॉइल्ड मिल्क है, 2 घंटा 15 मिनट ले रहा है स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए, और वही बाहर जो है 4 घंटा 45 मिनट ले रहे हैं। हमारे स्टमक में चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होती है इन कंपेयर टू आउटसाइड। तो अब बाहर ही चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। ऐसे ही कुदरत का कानून है कि जो हमारा स्टमक डाइजेशन करेगा वो बहुत फास्ट करेगा। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अगर हम डाइजेस्टिव जूसेस मिलाते भी है तो भी टाइम लेता है वो डाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेस बताई गई है। आपके जो सीटेट एनसीईआरटी के लिए जो बुक है 5th स्टैंडर्ड की, उसमें नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आप नाम पढ़ के जाओ, इम्पॉर्टेंट है। जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, जब बच्चा 5 साल का है लेकिन 3 साल का दिख रहा है, छोटा दिख रहा है उम्र से, अपने दुबला पतला दिख रहा है, उस डिसीज़ को बोलते हैं मेरास्मस। यहाँ आपको टेबल दिख रहा होगा, जहाँ बच्चा दुबला पतला है उसकी हड्डियाँ दिख रही है, ये मेरास्मस की डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी तो होती ही है, साथ साथ में कैलोरीज भी नहीं होती है बच्चे के पास, और उसके जो फैट्स है ना वो प्रेजेंट नहीं होता उसकी बॉडी में, और वो अपनी उम्र से छोटा दिखता है। ठीक है, डिसीज़ का नाम याद रखेंगे मेरास्मस। और जिसमें बच्चा 7 साल का है लेकिन वो अच्छा मोटा दिख रहा है, एज से बड़ा दिख रहा है, फ्लैबी है, फैट है, तो वो डिसीज़ को बोलते हैं क्वाशयोरकर। ठीक है, ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। ठीक है, तो दोनों भी डिसीजेज जो है वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ है, लेकिन जो मरास्मस है उसमें कैलोरीज भी नहीं मिलती है बच्चे को, इसलिए वो दुबला हो जाता है। और क्वाशयोरकर में प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, उसका एनलार्ज फैटी लिवर हो जाता है। और ये इसकी एक उम्र होती है 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र में होता है क्वाशयोरकर। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डिसीजेस के नाम याद रखना है अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो। तो मेरास्मस और क्वाशयोरकर, ये दोनों भी डिसीजेस प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है मेनली। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट पे। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने जो है किसका डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने डिस्कवरी की थी वेलक्रो की। ओके, वेलक्रो की। तो कहाँ से उनको पता चला, तो वो अपने डॉग के साथ वॉक करने जा रहे थे, तो वहीं उनके जो डॉग के फर में कुछ सीड्स टाइप जो है वो अटक गया। जब उन्होंने देखा तो उस सीड्स पे हुक शेप था, तो उनको जो उसके फर पे अटक गया था, उसके हेयर्स पे अटक गया था, तो वहीं से उनको आइडिया आया कि वेलक्रो बन सकता है। और ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि जो वेलक्रो की डिस्कवरी है वो किसने की थी, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी 1948 में। ठीक है, यहाँ आप इजीली देख सकते हो, आप वॉचेस में, आपके सैंडल्स में, है ना, ये आपको वेलक्रो का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हुक वाला होता है सेक्शन और एक होता है लूप। तो वही उन्होंने हुक उनको सीट्स पे दिखे थे, और जो डॉग के फर पे, स्किन पे, लूप पे चिपक गए थे, उसी से उनको ये आइडिया आया था हुक एंड लूप का।
ठीक है, 1948 जॉर्ज मेस्ट्रल, ये याद रखेंगे आप। देखिए कैसा क्वेश्चन बना था। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रो। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पिचर प्लांट पे, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में। और अगर इंडिया के बाहर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं ये प्लांट्स। और ये क्यों इंसेक्ट्स खाते हैं? क्योंकि इनका फूड रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट नहीं होता है, तो अपने फूड को जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये लोग इंसेक्ट्स खाते हैं। तो आप याद रखोगे, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है और बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी वेजिटेबल्स की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो यहाँ टेबल बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिलीज जो है वो साउथ अमेरिका से आए हैं। कैबिज, पीज यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स, ग्रीन भिंडी, ओकरा, लेडीज़ फिंगर भी कहते हैं हम जिसे, वो अफ्रीका से आई है। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ब्रिंजल एंड रेडिश इंडिया की है। तो ये पोयम बनी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। आप इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन बना था फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स पे, है ना, कि रीना लाइक्स मैंगोज, शी वांट्स टू प्रिजर्व देम फॉर विंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सूटेबल फॉर कंजर्वेशन। तो उसको सर्दियों के लिए आम को बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो कैसे करेंगी? पिकल बनाएंगी, अचार, मैंगो पापड़ मेकिंग, मैंगो के पापड़ बना के रखेंगी। जूस बनाएंगी, प्रिपेयरिंग जूस एंड स्टोरिंग इन एन एयर टाइट कंपार्टमेंट। सी है प्लास्टिक बैग में स्टोर करके रखेंगी, या डी है स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। तो आम को स्टोर करने के लिए आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि आप आम का अचार बना के रख सकते हो, आम पापड़ बना के रख सकते हो, चटनी बना सकते हो, चिक्की बना सकते हो। तो ये चारों भी चीज़ें आपको याद रखना है, आप कैसे आम को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आपका मैंगोज ऑल अराउंड द ईयर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, पिकल एंड मैंगो पापड़ मेकिंग। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, जैसे कैनिंग होता है, जिसमें गर्म फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक के फ्रेश रह सके। स्मोकिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, पिकलिंग होता है जिसमें आम तेल डाल के रखते हैं फूड में ज़्यादा। शुगरिंग होता है, शुगर्स ऐड करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। ड्राइंग होता है, सुखाना होता है। सॉल्टिंग होता है, नमक ऐड करते हैं। तो आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन भी पता होना चाहिए। उसमें से एक और मेथड होता है वैक्यूम पैकिंग, जिसमें एयर पूरी निकाल दी जाती है पैकेट्स की। उसके वैक्यूम पैकिंग के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे पूरी एयर निकल जाती है और एयर टाइट पैक हो जाता है फूड। कैरी बैग्स में आप देख सकते हो पिक्चर में, तो एयर पूरी निकाल दी जाती है उसमें से, ठीक है, ताकि लंबे समय तक फ्रेश रह सके। एक क्वेश्चन बना था 2021 में, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया, हिज फ्रेंड्स आस्क हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़। ठीक है, इटली से वो फ्रॉम इटली टू इंडिया ट्रैवल कर रही थी, तो उसके फ्रेंड ने कहा था कि वहाँ के इटालियन चीज़ को आपने लेके आना। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए? कैनिंग, डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग और वैक्यूम पैकिंग। तो इसका सही आंसर था वैक्यूम पैकिंग करके लेके जाएंगी, जिसमें से पूरा एयर निकल जाता है चीज़ का और इजीली वो इंडिया लेके आ सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वैक्यूम पैकिंग। तो आपको डिफरेंट मेथड्स पता होना चाहिए। डिहाइड्रेटिंग भी एक प्रिजर्वेटिव का मेथड है जिसमें पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है, और सॉल्टिंग में नमक ऐड किया जाता है, ये भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। और भी ऊपर लिस्ट थी, आप उसकी लिस्ट बना के रखेंगे क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन द बॉडी। ठीक है, जब वोमिटिंग होता है, लूज मोशन बहुत होते हैं, तो हमारे बॉडी से वाटर बहुत लॉस हो जाता है, सॉल्ट भी और शुगर भी। तो ऐसे केस में क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर शुगर को रिप्लेस करने के लिए ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज जो है थोड़ा टाइम लेता है एनर्जी देने के लिए, टेक्स टाइम टू गिव एनर्जी, बट ग्लूकोज ड्रिप जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देती है। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज से लेट मिलती है एनर्जी बट थोड़ा टाइम लेती है,
बट ग्लूकोज ड्रिप से इमीडिएटली इंस्टेंट एनर्जी हमको मिलती है। तो ये तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए इस होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।